नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, 71वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा के अंतर्गत आज जीएस पेपर 2 की परीक्षा का आयोजन कराया गया। अगर आज के पेपर के एनालिसिस पर्सपेक्टिव को हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि जो इंडियन पॉलिटी का पेपर रहा वो डुएबल पेपर रहा। अगर एक क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम सेक्शन 2 के अंतर्गत इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा गया। अभी हम चर्चा करेंगे किस सेगमेंट से किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला है। और साइंस एंड टेक का भी पेपर डुएबल पेपर रहा और जो कुछ भी लास्ट 6 मंथ में चर्चा में रहा था वहां से पेपर देखने को मिला था। यानी अगर प्रश्न के लेवल की बात किया जाए तो प्रश्न का लेवल बहुत टफ तो हम नहीं कह सकते हैं और बहुत आसान भी नहीं कह सकते। हम कह सकते कि मॉडरेट टू हाई तक का लेवल रहा। यानी कि अगर विद्यार्थियों ने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, लास्ट 6 मंथ के घटनाक्रमों पर अच्छे से नजर रखा होगा तो बेसिकली आज का पेपर वो बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। आइए समझते हैं आज के पेपर को। सबसे पहले हम खंड 1 के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी को देख लेते हैं। आप इंडियन पॉलिटी को देखो, बहुत आसान प्रकार के इंडियन पॉलिटी में खास करके अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखा जाए तो आसान नेचर के क्वेश्चन पूछे गए। आप यहां देख सकते हो, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन की विशेषता और महत्व की चर्चा करें। साथियों, 42nd अमेंडमेंट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस संशोधन के द्वारा संविधान के लगभग सभी भागों के अलग अलग पहलुओं को संशोधित किया गया था। इस अमेंडमेंट की सबसे खास बात यह रही कि जब देश राष्ट्रीय आपातकाल के दौर से गुजर रहा था उस दौरान यह अमेंडमेंट लाया गया और इस अमेंडमेंट के माध्यम से केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। साथ ही साथ जुडिशियल, एक प्रकार से पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को भी मजबूत बनाया गया, फेडरलिज्म को भी मजबूत बनाया गया, यानी कि सेंटर को ज्यादा पावर देखने को मिलता है। तो अगर इसके हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, फेडरलिज्म के अंतर्गत 5 विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल करा दिया गया। इवन की डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राथमिकता दे दी गई। साथ ही साथ संविधान संशोधन के जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसे भी जुडिशियल इम्यूनिटी से सुरक्षा प्रदान किया गया। तो इसके सिग्निफिकेंस आप यही देख सकते हो कि एक तो जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर का टसल चल रहा था उस टसल के अंतर्गत पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी देने का प्रयास किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट को कई मामलों में पावर दिया गया, संघवाद की भावना को एक प्रकार से मजबूती प्रदान किया गया। तो ये आप यहां पर देख सकते हो। तो ये बहुत आसान नेचर का प्रश्न पूछा गया। इसके बाद अगर आप दूसरे प्रश्न को देखोगे तो दूसरा प्रश्न हम लोग क्लास में बार बार पढ़ते रहते हैं। भारत में संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का विवाद पैदा होता है, यानी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल सुप्रीमेसी को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता है। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है जहां संसद को सर्वोच्च माना जाता है। जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिका का कॉन्सेप्ट है जहां पे न्यायपालिका को सर्वोच्च माना जाता है। हालांकि भारत में ना तो संसदीय और ना ही न्यायिक बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। आप एक बात देखोगे कि संसद अपने आप को कहता है कि उसे विधि बनाने का ज्यादा अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि कानून की व्याख्या का अपना अलग अधिकार है। दोनों महत्वपूर्ण है अपने अपने क्षेत्र में। इस बात को लेकर के दोनों में पावर टसल होता है कि हु इज द सुप्रीम, कौन सर्वोच्च है। कई सारे मामले देखने को मिले हैं, चाहे शंकरी प्रसाद का मामला हो, गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला, मिनर्वा मिल का मामला। तो कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जो इसमें हम चर्चा कर सकते हैं दोनों के विवाद के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है रीट जुरिस्डिक्शन के बारे में। रीट
रीट क्या है? रीट की अवधारणा, रीट का मतलब होता है कि जुडिशियल ऑर्डर, न्यायपालिका द्वारा आदेश जारी किया जाता है। जुडिशरी है ना, किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा। क्यों जारी किया जाता? मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर जारी करता है ताकि रीट के माध्यम से फंडामेंटल राइट को रीप्रomulgate किया जा सके, री इन्फोर्सिएबल बनाया जा सके, पुनः परिवर्तनीय बनाया जा सके। रीट का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त किया गया है और इवन की चंद्र कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रीट जारी करने की शक्ति है वो मूल ढांचा का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहां पर रीट जुरिस्डिक्शन न्यायिक क्षेत्राधिकार की भावना को स्पष्ट करना था। उन 5 रीटों में से किन्हीं 3 ऐसे रीट की चर्चा करें जो जारी करता, वैसे तो टोटल 5 रीट है। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्सियोरी उत्प्रेषण और कोबारंटो अधिकार परीक्षा। अब इसमें से 3 रीट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना था क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और आपको पता है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में हमें 100 से 120 शब्द खर्च करना होता है, तो इजीली इस प्रश्न को लिखा जा सकता था। ये पहला 3 प्रश्न जो है सीधे आपके नोटबुक से देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, डिफाइन जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में आपको बताना है। ये जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? देखो, भारत में विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका को कानून को लागू करने का अधिकार है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करने के लिए आदेश पारित करती है। न्यायपालिका के अंतर्गत शक्ति है कि न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए आदेश, इन दोनों की जांच कर सकता है, दोनों को रिव्यू कर सकता है। और रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू का मतलब है कि वो ये चेक करेगा कि वो सही है या गलत है। अगर कुछ भी असंवैधानिक पाता है तो उसे रद्द कर सकता है, उसे समाप्त करने का अधिकार है। इवन कि आप गौर करोगे कि न्यायिक पुनराविलोकन का जो शब्द है ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। कई सारे अनुच्छेद हैं, उनके माध्यम से न्यायिक पुनराविलोकन या न्यायिक समीक्षा का शक्ति प्राप्त होता है। जैसे आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा का आधार प्रदान करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 32 जो ये कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसा कोई आदेश भी नहीं होगा कार्यपालिका का, ना तो विधायिका कानून होगा, उसकी भी जांच कर सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 226 है। तो कई सारे राइट हैं, कई सारे आर्टिकल हैं जिनके अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का प्राप्त होता है। अब सवाल है इसका उद्देश्य क्या है? देखो, इसका उद्देश्य अगर आप देखोगे तो ये है कि विधायिका कोई गलत कानून ना बनाए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता हो, और कार्यपालिका के आदेशों की भी समीक्षा करना ताकि संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा किया जा सके, संविधान की जो मूल भावना है उसको सुरक्षित रखा जा सके। और संविधान समीक्षा में कानून की कमियां भी पता चलती है, नई नई अधिकारों की भी व्याख्या हो पाती है, ये उद्देश्य है। फिर पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर जिसकी संरचना को लेकर बात किया जाए तो पहली बात तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एंड इसकी अगर संरचना की बात किया जाए तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं, टोटल 5 होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है केंद्र और राजस्व के बीच राजस्व का वितरण करना।
सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और न केवल केंद्र और राज्य के बीच में बल्कि ये वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू का भी प्रावधान करता, केंद्र और राज्य के बीच में तथा आपस में राज्यों के बीच में राजस्व वितरण की भी बात करता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अभी 16वां वित्त आयोग का रिपोर्ट आया था अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसमें आप 16वां वित्त आयोग की चर्चा कर सकते हो, उसके क्या क्या मुख्य सिफारिशें 2-3 बिंदु में आप समझा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आप एग्जैक्टली तो डायरेक्ट किसी टॉपिक में आप इसको नहीं पढ़ते हो, लेकिन जो आप समझते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन, उस समझ के आधार पर इस प्रश्न का आप हल कर सकते हो। अब देखिए यहां पे कह रहा है, इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये कल्चरल नेशनलिज्म है क्या। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देखो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो समान संस्कृति, साझा इतिहास, साझा मूल्य, साझा संस्कृति, भाषा, इन आधारों पर जो एक होने की भावना होती है उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म का मतलब होता है संवैधानिक राष्ट्रवाद, और इसका तात्पर्य है कि संविधान के प्रावधानों के द्वारा एकजुटता की भावना, क्योंकि संविधान सभी पर बाध्य होता है। अब ये तो दो चीजें आ गई, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म आ गया और एक कल्चरल नेशनलिज्म आ गया। अब एक बात समझो कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम संविधान का सहारा लेते हैं विरासत के संरक्षण करने के लिए, संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, है ना। आप आर्टिकल 29 देख लो, आर्टिकल 29 के माध्यम से हम कल्चर को, भाषा को, लिपि को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 30 के अंतर्गत माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 350A के अंतर्गत हम जो अल्पसंख्यकों की भाषा के हितों को आगे बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो जब संविधान के माध्यम से हम संस्कृति का संरक्षण करते हैं, दूसरा वही होता है कि हम संस्कृति के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का बढ़ावा दे रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे का जुड़ाव और देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है एक्सप्लेन सम बेसिक फीचर ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में आर्टिकल 29 एंड 30 क्या कह रहा है। आर्टिकल 29 कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की भाषा, संस्कृति, लिपि का संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार देता है। इवन की प्रियम्बल में सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को बताया गया, और भारत का सेकुलरिज्म तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जहां धर्म सुधार को लेकर, जब धर्म में जाति और लैंगिक भेदभाव होता है तो राज्य का एक्टिव इंटरफेरेंस भी अलाउड है। तीसरा, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 350A और B के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों की बात किया गया, मातृभाषा में शिक्षा, मदर टंग के प्रमोशन की बात किया गया। तो ये वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डायरेक्टली एक जगह से आप नहीं जोड़ सकते, ये 2 चैप्टर और पॉलिटिकल समझ के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन की डेप्थ में समझ के आधार पर इस प्रश्न को टैकल किया जा सकता था। जबकि इसी के अंतर्गत जो और पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता क्या है। देखो संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट हैज टू बी कल्टिवेटेड। संवैधानिक नैतिकता नेचुरल सेंटिमेंट थोड़ी है, ये कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है, जॉर्ज क्राफ्टे के द्वारा डेवलप किया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसको क्या करना है, उसको कल्टीवेट करने की बात करता। अब देखो ये बेसिकली कहता है कि संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की बात करता, कि जो भारत के संविधान के मूल्य हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इनको प्रमोट करने की बात कर रहा है, इनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। उसी संदर्भ में कह रहा कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज प्रोपोंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग संवैधानिक व्याख्याओं के द्वारा अलग अलग मूल्यों की बात करता है, उनको लेकर के ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये कॉन्सेप्ट है
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं तो इस पहलू पे बात करते। और ये क्वेश्चन टफ था, इस क्वेश्चन को हम आसान नहीं मान सकते, ये क्वेश्चन विद्यार्थियों को परेशान करेगा, ये टफ क्वेश्चन पूछा गया। बाकी क्वेश्चन पॉलिटी में इजी पूछे गए, हमेशा का बीपीएससी का रहा है कि वो एक क्वेश्चन टफ पूछता है और बाकी चीजें आसान पूछता है। इसके बाद आप देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो ये पूछा अमेंडमेंट पावर के बारे में। संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की शक्ति नियंत्रित है और इसे असीमित शक्ति में बदला नहीं जा सकता। देखो सबसे पहले तो इसमें बताना है कि संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्या है, फिर बताना था कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, मनमाना अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकता, नहीं, ये समझाना था कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमें कई बातें बताना है कि कितने तरीके से अमेंडमेंट होता है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले तो क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें सभी पहलुओं को लिखना है। पहले अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट को लेकर प्रावधान क्या है, अमेंडमेंट कैसे कैसे करेंगे, अमेंडमेंट का महत्व क्या है, और फिर हमें यह बताना था कि संसद की शक्ति जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, वो प्रावधानों को अमेंड नहीं कर सकती सेकेंड पैरा में। और उसी में यह बताना था कि देखो केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन डेवलप किया गया जो ये कहता है कि बुनियादी ढांचा को बदला नहीं जा सकता है, सब कुछ कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर लागू करने के पीछे का महत्व क्या है, इनकी चर्चा करनी थी। सिंपल नेचर का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखो, क्रिटिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ इंडियाज मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ द स्टेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। यानी भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। तो संघवाद के अस्थायित्व और कार्य प्रणाली पर बहुलवादी राजनीतिक दलों के प्रभाव का आलोचनात्मक। फिर है मिलीजुली सरकार या गठबंधन ने सहकारी संघवाद या प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को मजबूत किया है या कमजोर किया है, व्याख्या कीजिए। देखो बेसिकली सबसे पहले तो मल्टी पार्टी सिस्टम बताना है, मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या दायरा है, कैसे वो महत्वपूर्ण काम करता है, उसकी चर्चा करनी थी। और फिर कोलिशन गवर्नमेंट को चर्चा करते हुए बताना था कि कोलिशन गवर्नमेंट के सकारात्मक और मूल रूप से नकारात्मक पहलू क्या थे, कि कैसे चीजों को कमजोर कर रहा और कैसे चीजों को बेहतर बना रहा है। तो कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया, ये सेक्शन ए में आया। तो पॉलिटी डुएबल रहा। बी की अगर बात करें सेक्शन बी के अंतर्गत, तो बी के अंतर्गत क्या है, भारत के जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसको लेकर के ये प्रश्न पूछा गया। किसको लेकर के, भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा कि डिस्कस द मेजर चैलेंज फेसिंग इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, व्हाट इनिशिएटिव। देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या मेजर चैलेंजेज हैं। एक तो बड़ा चैलेंज है कि सप्लाई चेन लिंकेजेज कमजोर है, दूसरा कोल्ड चेन स्टोरेज भी की लिंकेजेज कमजोर है, तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो फाइनेंस का बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। तो ये तीन मेजर चैलेंजेज हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार ने क्या पहल किया, तो भारत सरकार ने संपदा योजना प्रारंभ किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू किया है, ऑपरेशन ग्रीन चलाया है। तो ये सब इसके अंतर्गत हम लिख सकते थे। नेक्स्ट है जूट की सस्ती कीमत, क्योंकि जूट के मामले में, जूट उत्पादन के मामले में अगर देखा जाए तो भारत में बांग्ला, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य, ये दोनों, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है, लेकिन दूसरे नंबर पर भारत आता है, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल और दूसरे नंबर पर बिहार राज्य आता है, और बिहार में कटिहार पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया कि जूट की सस्ती कीमत, कोमलता, मजबूती, लंबाई और रेशों की एकरूपता कारण इसकी अत्यधिक मांग है। देखो ये तो हम पहले बेसिकली, आप इंट्रोडक्शन में जूट की चर्चा कर सकते हो, जूट का उपयोग क्या क्या है उसके बारे में 2-3 लाइन में बता सकते हो। फिर है पश्चिम बंगाल और बिहार में जूट की खेती के लिए उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जूट की खेती के लिए क्या चाहिए, एक तो फर्टाइल लैंड चाहिए, तो बिहार और वेस्ट बंगाल में आपको एलुवियल प्लेन देखने को मिल जाता है। दूसरा रेनफॉल अच्छा चाहिए, तो यहाँ पे 1500 से 2000 मिलीमीटर रेनफॉल भी मिल जाता है। टेम्परेचर 24 से 37 डिग्री चाहिए, वो भी चीजें मिल जाता है। तीसरा प्लेन एरिया चाहिए, तो प्लेन एरिया भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
है ना। तो जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी यहाँ पे चीप एंड अबेंडेंट अमाउंट ऑफ लेबर, तो यहाँ पे लेबर भी है, सस्ता श्रम भी अवेलेबल है, इसलिए जूट के लिए फेवरेबल कंडीशन बताता है। ये हमें यहाँ पे मेंशन करना था। इसके बाद प्रश्न पूछा गया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ई टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत। हम 2047 तक एक विकसित भारत बनना चाहते हैं और हम आत्मनिर्भर भारत भी बनना चाहते हैं। अभी हमारे डिपेंडेंसी दुनिया के अलग अलग देशों पर है, तो अब हम आत्मनिर्भर भारत इसमें बनना चाहते हैं। उसी संदर्भ में देखो यहाँ पे 3 को कैटर करना था। एक तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को कैटर करना था, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करनी थी, और तीसरा ई टेक्नोलॉजी, जैसे भारत सरकार काम कर रहा है ना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लेकर आ रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने पर काम कर रहा है। फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन, इसके लिए भी अभी पर्यावरण प्रबंधन वगैरह के लिए भी काम कर रही है भारत सरकार। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कई सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। इन तीनों संदर्भों की चर्चा यहाँ पर करनी है, तब जाकर के इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि अर्थ की जो हीट होती है ना, उससे हम एनर्जी बनाते हैं। अब इसकी पहला बात यह है कि पर्यावरणीय फायदा क्या है। देखो इसमें एक तो मिनिमल कार्बन इमिशन है, ग्रीन एनर्जी है ये पहला। लो कार्बन फुटप्रिंट भी देखने को मिलता है, ये भी इसका फायदा है। तीसरा, जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें लो वेस्ट जनरेट होता है, तो पर्यावरणीय बेनिफिट है इसका। तीसरा, सामाजिक लाभ, रिमोट एरिया में भी एनर्जी आप पहुंचा सकते हो, जहां पे बिजली नहीं पहुंच पा रही है वहां बिजली आप पहुंचा सकते हो, तो सोशल बेनिफिट तो इसका भी होगा। दूसरा, चूंकि ये बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट नहीं पॉल्यूट कर रहा, तो मानव पर भी तो इसका अच्छा लाभ बनेगा, इकोसिस्टम भी तो अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ कई सारे एरिया में जब पहुंचेगा एनर्जी, तो वहां भी तो डेवलपमेंट आएगा, तो वहां भी तो सोशल ग्रोथ होगा। ये बताना था भूतापीय ऊर्जा में जियोथर्मल एनर्जी। और अभी ये भारत में अनटैप्ड है, 10,600 मेगावाट है अभी, जैसे लद्दाख की पूगा घाटी में तैयार किया गया था, वहां पे हम इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इनहेंस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ साउथ बिहार इन लास्ट 10 ईयर। साउथ बिहार, दक्षिण बिहार में कह रहा है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाया है। पिछले 10 वर्षों में दक्षिण बिहार के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए, बिहार सरकार ने जो भी अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के कदम उठाया है, एक तो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के, यूथ स्किल प्रोमेट करने के लिए, तो उन सबको बताना था। यहाँ पे स्किल को आप कैटर कर सकते हो, एग्रीकल्चर को लेकर के डेवलपमेंट को, इंफ्रा को लेकर के जो काम कर रही है सरकार। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ रेलवे इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भारत के विकास में रेलवे की भूमिका पे बताना है। एक तो रेलवे मोबिलिटी लेकर आता है, पैसेंजर की मोबिलिटी। दूसरा, फ्रेट ट्रेड हो पाता है, वस्तुओं का व्यापार हो पाता है, और ये बल्क में वस्तुओं का व्यापार है, और ये भारत के लगभग सभी छोर से जुड़ा हुआ, भारत के जितने भी छोर हैं सभी छोर से इसका जुड़ाव देखने को मिलता है। कहते हैं कि एक सीमलेस कनेक्टिविटी रेलवे प्रोवाइड करता है। उसी संदर्भ में पूछा कि देश के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो मिजोरम जो है, मिजोरम मणिपुर का इलाका में रेल कनेक्टिविटी पहुंची है, उसको लेकर के चर्चा में रहा था। तो देश के विकास में रेलवे की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देश के उत्तर पूर्वी भाग में अपनी रसद क्षमता बढ़ाने में भौगोलिक, क्योंकि एक तो वहां पे ज्योग्राफिकल टेरेन है, काफी मुश्किल टेरेन है, और एक तो इको सेंसिटिव जोन भी है। एक तो बहुत बड़ा चैलेंज यही देखने को मिलता है, आसान नहीं है। फिर वहां पे आर्थिक चुनौतियां भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी खर्चा आएगा, बहुत ज्यादा ह्यूज फाइनेंस रिक्वायर्ड है उस क्षेत्र में लगाने के लिए। और तीसरा, राजनीतिक चुनौती, क्योंकि जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं वहां पे कई सारे ट्राइबल ग्रुप एक्टिव हैं, तो एक कंसर्न सुरक्षा की भी चिंता आती है, पॉलिटिकल विल पावर भी चाहिए उन तक पहुंचाने के लिए।
ये क्वेश्चन रेलवे को लेकर पूछा गया। इसी में और करके फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है सभी को सभी समय फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस ऑफ फूड को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कहते हैं। और खाद्य सुरक्षा के लिए कई सारे क्राइटेरिया चाहिए। पहला, अवेलेबिलिटी चाहिए। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तीसरा, एफोर्डेबिलिटी चाहिए। और चौथा, न्यूट्रिशियस फूड भी होना चाहिए, तब फूड सिक्योरिटी होगा। हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक देखते हो जापान में बहुत ज्यादा होता है, इसमें वर्टिकल फार्मिंग भी हो सकता है। तो एक तो आज तेजी से मानव जनसंख्या बढ़ रही है, वाटर की अस्कारसिटी भी हम फेस कर रहे हैं। तो अर्बन अर्बन लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए, अर्बन फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। एक तो इसमें अब शहरों में ना घरों पे मतलब जो टेरेस फार्मिंग भी किया जा सकता है, कम इसमें पेस्टिसाइड का भी कम यूज होगा, तो ये फायदा भी है। बट देखो चैलेंजेज है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें लगेगा। दूसरा, इसके लिए हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड है, स्किल्ड मैन पावर भी रिक्वायर्ड है। तो कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, कुछ फायदा भी इसका रहा है। उसके बाद आप देखिए, डिस्कस द मेजर पोर्ट ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पूर्वी कोस्ट पर जो पोर्ट हैं उनके बारे में बताया। आपको बताना पूर्वी कोस्ट पर कौन कौन से पोस्ट है, तो कोरोमंडल कोस्ट, बंगाल का हल्दिया कोस्ट, इनके बारे में ईस्टर्न कोस्ट पे। फिर कह रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता का पोर्ट है, उसका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट और बांग्लादेश के डेवलपमेंट में क्या भूमिका है। सिंपल सा भूमिका है। एक तो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच प्रदान करता है ना, ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा करने, 2-3 बंदरगाह उनकी बात बताना है। उपयुक्त उदाहरणों सहित उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के विकास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखो ये तो एक तो लार्ज कार्गो हैंडल कर सकता है, यहां से हम रिवर के माध्यम तक बांग्लादेश की कनेक्टिविटी दे सकते हैं, तो एक तो बांग्लादेश को भी फायदा मिल रहा है। दूसरा, बांग्लादेश के रास्ते हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड बूस्ट होगा, वहां पे डेवलपमेंट बूस्ट होगा, तो उसका भी फायदा हो सकता है। उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी में फोर्थ औद्योगिक क्रांति, देखो फोर्थ औद्योगिक क्रांति इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो खास करके ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, उनको लेकर के बात करता है। उसी को हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, ऑटोमेशन आता है, एआई आता है, मशीन लर्निंग आता है। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इसका देखो बेनिफिट तो ये है कि हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक तो सबसे बड़ी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगा। जब प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, दूसरा हमारी स्केलिंग भी बढ़ेगी इकोनॉमी की, है ना, और मास लेवल पर हम काम कर पाएंगे। ये सब तो फायदे होंगे। नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो होगा कि जॉब लॉस होगा। दूसरा, इंडिया में डिजिटल डिवाइड भी है ना, डिजिटल। दूसरा, इंडिया में स्किल की भी समस्या है। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ पॉजिटिव थिंग भी है। इसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शंस पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखो तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वोट रोल है द फिलॉसफी ऑफ जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कहा गया था कि हमें रिसर्च को प्रमोट करना है, प्रैक्टिकल को प्रमोट करना है, ताकि हम भारत में जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसका एक प्रकार से इंडियनाइजेशन कर सकें, स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे सकें, वहीं से आया। इसी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स चर्चा में रहा था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रोबोटिक्स में भारत की वर्तमान तकनीकी स्वावलंबन की स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हाल ही में एक समिट भी किया गया था, एआई समिट, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी पकड़ा गया था। तो उसके समिट के इंपॉर्टेंस को लेकर के आप चर्चा कर सकते हो। फिर एक प्रश्न पूछा, टू व्हाट एक्सटेंड द एक्सपेंशन ऑफ स्टेम एजुकेशन इन बिहार। साइंस, टेक्नोलॉजी, है ना, मैथ, स्टेम एजुकेशन की बात कर रहा है। तो बिहार में क्या है, इसमें क्या क्या रीजनल एजुकेशनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलता है, डिजिटल डिवाइड क्या है, टीचर कैपेसिटी भी इस बारे में बताना है कि क्या बिहार में जो टीचर्स हैं क्या उनकी योग्यता उस लेवल की है,
उनकी बात कर रहा है कि शिक्षा का विस्तार क्षेत्रीय शैक्षणिक असमानताओं को दूर करने में किस सीमा तक सफल रहा है, स्टेम शिक्षा। इसके बारे में बताना कि बिहार ने स्टेम ला करके जो भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, है ना, मैथ, इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें जो पढ़ाई उसको, फिर डिजिटल डिवाइड, शिक्षक क्षमता की बाधा, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो क्वालिफिकेशन को लेकर के सवाल उठती रहती है, उनके स्किल को लेकर के बातें उठती रहती हैं, उन सभी पर डिजिटल डिवाइड, क्योंकि आज भी देखिएगा कि गांव में स्कूल जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का उतनी एक्सेसिबिलिटी देखने को नहीं मिलता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता, उसकी भी यहाँ पे बात करनी थी। इसके बाद आप देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण और पर्यावरण छरने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज की चर्चा करता है। इसकी हम आगे बात करेंगे, आगे अलग अलग टीचर जो हैं इनके पूरे क्वेश्चंस लेकर आएंगे डिटेल के साथ। पर्यावरणीय निगरानी प्रणालियों के साथ जोड़ने से किस प्रकार सार्थक समाधान प्राप्त हो सकते हैं, अपने उत्तर को उभरते नवाचारों के साथ बताइए। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में, वहां से क्वेश्चन पूछा। आज देख रहे हो ना, नेत्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अब इससे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी कम होगा, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हमें पता होगा कि जो लो इंटेंसिटी को लेकर के या तो फ्लड को लेकर के, ड्रॉट को लेकर के, तो हम प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। उस संदर्भ में टेक्नोलॉजी के यूज की चर्चा किया। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण, अभी हाल ही में ब्रह्मोस की चर्चा, इसरो का GSLV प्रोजेक्ट आपने देखा। तो अब हम तेजी से आत्मनिर्भरता के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो कुछ कुछ हमारी संस्थागत, वित्तीय, तकनीकी अवरोध है, उनको लेकर के एक प्रश्न पूछा गया। मतलब इसरो वगैरह में क्या क्या चैलेंजेस वगैरह हैं। कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग साइट को लेकर के बताया कि संचार नेटवर्कों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को उत्पन्न चुनौतियों में सोशल नेटवर्किंग साइट एक बल गुणक रूप में कैसे काम करती है ना। देखो, तेजी से चीज़ों को प्रसार कर देता है, फेक न्यूज आज सोशल मीडिया से तेजी से प्रसार हो रहा है, गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां प्रसारित हो रहा है, हेट न्यूज प्रसारित हो रहा है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का चैनल तो क्रिएट होता ही होता है। इसलिए तो इंटरनेट वगैरह पर शट डाउन कर देता है जब ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसी में आंतरिक सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता के द्वंद्व का विश्लेषण करते हुए इसके न्यायिक और इन सब चीज़ों की बात किया है। एंड फिर आप देख सकते हो साइबर सुरक्षा काफ़ी चर्चा में रहा, और साइबर सुरक्षा से आपको यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आज का पेपर आप देख पा रहे होंगे कि आज का पेपर डेफिनेटली, और ये तो देखो अभी हाल ही में सरकार ने न्यू स्पेस पॉलिसी लेकर आया था 2023 में, स्पेस के देश क्षेत्र में आगे करने के लिए, उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो होप सो कि आप क्वेश्चन का एक मोटा मोटी आइडिया आपको मिल गया होगा। हम लोग जब मिलेंगे ना अलग अलग सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सेशन लेकर के, तो वहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे सभी टॉपिक वाइज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।